हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में, जो कि वीडियो नंबर 9 है। इससे पहले हम 8 वीडियोस हम देख चुके हैं और हर वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो बेनिफिशियल होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में आने वाले सभी एग्जाम्स जिसमें मैथ्स आता है, उनमें ये सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन इस तरीके से रहे जिससे कि आपका लगभग सारा सिलेबस जो है वो रिवाइज हो जाए और ये आपके, जैसे आपने देखी होगी प्रीवियस वीडियोज आप देखते आ रहे होंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें बहुत ज्यादा मदद मिल रही होगी और आपका जो सिलेबस है वो रिवाइज होता चल रहा होगा। तो इस बार भी क्वेश्चन नंबर हम करेंगे यहाँ पर, लेकिन मैंने इस बार 2 क्वेश्चन जो है वो ऐड किए हैं एक्स्ट्रा, यानी कि इस बार हम क्वेश्चन करेंगे 12। क्वेश्चन करने से पहले आप पहले खुद क्या करो, अगर आपने वो सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका तो भाई आपको इतना तो आ चुका होगा कि ये क्वेश्चन हम पहले खुद करके देखें। नहीं हो रहा है तो उसका सोल्यूशन करेंगे, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो नंबर 9 और फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो कि परसेंटेज से है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्र को न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने होते हैं। यदि उसने 200 अंक मिलते हैं और वह 10 अंकों से फेल हो जाता है तो अधिकतम अंक कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अधिकतम अंक का क्या मतलब होता है, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। तो अधिकतम अंक कितने होते हैं, जितने नंबर का पेपर होता है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पेपर में आपको दे रहा हूं, मैंने आपको एक टेस्ट दिया, टेस्ट है 20 नंबर का। अगर किसी स्टूडेंट ने 20 में से 20 कर दिए तो मतलब उसने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं और उसके जो मार्क्स आएंगे वो आएंगे 100%। तो 100% का मतलब होता है कि क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का है। अगर किसी के 100% मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब उसके मार्क्स आए हैं अधिकतम जितने नंबर का पेपर हो सकता है। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको कई बार क्लासरूम के अंदर बताया है कि आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा स्टूडेंट को पास करके रखना है। जैसे इस क्वेश्चन में कहूं कि स्टूडेंट को पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो आप कहेंगे कि पास होने के लिए उसको 35% मार्क्स चाहिए। अगर 35% आ जाते हैं तो पास हो जाता है। एक तो कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि 200 नंबर उसके आ चुके हैं और वो 10 नंबर से फेल है। इसका मतलब उसको पास होने के लिए कितने नंबर लगेंगे, 200 उसके पास है, अगर मैं 10 मार्क्स उसको और दे दूं तो वो पास हो जाएगा। 200 नंबर है उसके पास लेकिन 10 और चाहिए पास होने के लिए, तो मैंने उसको पास करा दिया। ये भी पास परसेंटेज है, ये पास होने के नंबर है, इन दोनों को इक्वल रख देंगे। तो आप यहां पे देखेंगे कि 35% ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 210 के। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अधिकतम अंक बताइए, तो अधिकतम अंक हमारा है 100%। जिस क्वेश्चन में अधिकतम पूछा होगा मतलब आपको 100% की वैल्यू बतानी है। तो अगर 35% इसके इक्वल है तो हम यहां से पता कर सकते हैं कि 1% किसके इक्वल होगा। इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे, डिवाइड करेगा तो 210 को 35 से डिवाइड करूंगा, 7 से कर जाएगा ये 5 बार, 7 से कर जाएगा ये 3 21 बार और 5 से ये एक बार फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा 6 बार। तो 1% की वैल्यू 6 आ गई है। तो अब तो आप बता ही देंगे कि अगर 1% 6 के इक्वल है तो 100% किसके इक्वल होगा, आप कहेंगे 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1% की। तो 100% मतलब 600। तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है, जो अधिकतम अंक है, वो भी कितने नंबर का हो जाएगा, 600 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 ज्योमेट्री का है। इसमें कहा गया कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान हो, मीडियंस जो है अगर ट्रायंगल में अगर तीनों की तीनों मीडियंस इक्वल हो जाए तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, तो आप कहेंगे वो त्रिभुज होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं फिलहाल, जैसे आपने जेवीटी कमीशन का देखा होगा, तो ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और बता दूं कि अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा होगा, इक्विलेटरल का मतलब है कि अगर समबाहु त्रिभुज अगर होगा, समबाहु त्रिभुज अगर होगा तो उसकी कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड्स इक्वल होती है भाई, तीनों साइड्स इक्वल होती है। तीनों एंगल्स, तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं 60 60 60 के। तीनों मीडियंस, तीनों मीडियंस भी इक्वल होते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर होता है। तीनों अल्टीट्यूड्स, अल्टीट्यूड्स का मतलब होता है ऊंचाई, जिसको आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, वो तीनों भी इक्वल होते हैं। तीनों एंगल बाइसेक्टर, तीनों एंगल बाइसेक्टर्स भी इक्वल होते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज में जो सेंटर्स होते हैं, चाहे वो इन सेंटर हो, सरकम सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर हो, सेंट्रोइड हो, एक ही पॉइंट पे बनते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना कि ऑल सेंटर्स, जितने भी इसके अंदर केंद्रक बनेंगे,
वो क्या होंगे, वो सारे क्या होंगे, 1 पॉइंट पे बनेंगे, अलग अलग नहीं बनते, वो 1 पॉइंट पे बनेंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक त्रिभुज जिसमें सभी सेंटर्स एक ही पॉइंट पे बनते हैं तो उस वाले त्रिभुज को भी हम क्या बोलेंगे, उस वाले त्रिभुज को भी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बोलेंगे। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी ज्योमेट्री से ही है, इसको भी देखते हैं। पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो बना लेते हैं कि ये पी क्यू और आर है, ये हो गया पी क्यू और आर। तो ये पी बना दिया, ये क्यू बना दिया और ये आर बना दिया, ठीक है। फिर आगे कहा है कि एम एन क्यू आर के समांतर है। ये जो क्यू आर है यहां से एम एन एक और लाइन हमने खींची है, जो कि एम और एन जो है इसने बताया है कि एम किस पे होगा, पी क्यू पर एन होगा, और m जो है वो सॉरी इसमें कहा है कि जो m है वो पी क्यू पर है और जो n है वो पी आर पे है। पी क्यू पे m है, पी आर पे n है। इसने आगे कहा है कि पी एन 6 है, पी एन यानी कि यहां से यहां तक का ये कितना है, ये 6 है। तो इसने कहा कि एम एन कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में जब भी आपको इस तरह का त्रिभुज बनता है कि एक त्रिभुज है, इसके पैरेलल एक लाइन खींची जाती है, तो इसमें एक थ्योरम लगती है जिसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। लेकिन वो थ्योरम का है, नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये होता क्या है। इसमें एक थ्योरम होती है कि अगर आपकी इस वाली लाइन के एक पैरेलल होती है ये वाली लाइन, तो इसका मतलब होता है कि यहां से यहां तक की जो साइड है यानी कि पी एन और इसके डिवाइड में यहां से यहां तक पूरा पी एन इक्वल टू यानी कि पी एन डिवाइड में पी आर। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, यहां से यहां तक की साइड, एक्चुअली ये दो त्रिभुज एक वो जाते हैं सिमिलर हो जाते हैं, ये वाला एंगल सिमिलर तीनों में दोनों में कॉमन है और ये वाली साइड जो है उसी रेशो में रहती है यहाँ पर। तो ये वाले जो दो त्रिभुज बनते हैं यहाँ पर, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर होते हैं और सिमिलरिटी लगती है। यहाँ पे थेल्स थ्योरम होती है कि पी एन डिवाइड में पी आर इक्वल होगा एम एन, या फिर इधर से भी लिख सकते हैं पी एम और डिवाइड में पी क्यू, और इक्वल होता है एम एन डिवाइड में क्यू आर। देखो भाई, इसके इस वाले के डिवाइड में ये पूरा, इसके डिवाइड में ये पूरा, और इस लाइन के ये वाला डिवाइड में। थेल्स थ्योरम होती है, ज्योमेट्री में आपने पढ़ी होगी। तो यहां से मैं सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करके देखता हूं, इन दोनों को मैं हटा देता हूं, ये तीनों इक्वल हुई कि नहीं हुई। अगर ये तीनों इक्वल है तो आप मुझे बताएंगे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एम एन इक्वल टू क्यू आर के। लेकिन अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो आप देखेंगे पी आर बराबर है किसके, आर क्यू के। तो पी आर की जगह में क्या लिख सकता हूं, पी आर क्यू आर और पी क्यू, ये तीनों इक्वल साइड होगी ना, क्योंकि लिखा है भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। तो ये तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो पी आर की जगह में पी एम भी लिख सकता हूं, पी क्यू भी लिख सकता हूं और क्यू आर भी लिख सकता हूं। तो थोड़ी देर के लिए मैं पी आर की जगह पे क्या लिख दिया, पी आर की जगह पे मैंने क्यू आर लिख दिया। तो ये हो जाएगा पी एन डिवाइड में क्यू आर इक्वल टू एम एन और डिवाइड में फिर से क्यू आर। तो दोनों से देखेंगे अब क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, तो पी एन इक्वल आएगा किसके, एम एन के। तो यहां से इंपॉर्टेंट ये कंक्लूजन है कि पी एन इक्वल टू एम एन के होगा। और क्वेश्चन में पी एन की वैल्यू 6 दी है, तो अगर पी एन जितना भी है वही एम एन की वैल्यू होगी, तो एम एन भी कितना रहने वाला है, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल रहा तो आपको याद कैसे रखना है इसको, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये वाली लाइन इसके रेस्पेक्ट में एकदम पैरेलल है, तो जितनी ये वाली साइड होगी उतनी ही ये भी होगी, बात खत्म। कंक्लूजन ये है, मैं फिर से बता रहा हूं यहां पे आपको, अगर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, हमेशा ऐसा ही होगा भाई, हमेशा। ये अगर मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया है, इसका नाम पी क्यू आर कुछ भी है, पी क्यू आर, इस वाली लाइन के पैरेलल अगर एक लाइन खींची जाती है, अगर ये एक्स है यहां से यहां तक, मैं दूसरे कलर यूज कर सकता हूं आपको, यहां से यहां अगर ये वाला जो ग्रीन लाइन का है अगर ये एक्स है, तो ये वाली लाइन भी x होगी, बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 6 दी है तो इसकी वैल्यू भी 6 होगी, ठीक है। कैसे आया है वो मैंने बता दिया है, थेल्स थ्योरम से आया है। क्वेश्चन नंबर है आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है, ज्योमेट्री से नहीं है, क्योंकि इसमें एरिया पूछा गया, एरिया बताया गया है। कैसे करेंगे इसको देखते हैं भाई। इसको करने के लिए हम देखते हैं द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है समद्विबाहु, उसका एरिया है 4। तो आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकलता है b/4 स्क्वायर रूट के अंदर
4a² माइनस b² के, ये एरिया का फॉर्मूला होता है किसका? आइसोसेलेस ट्रायंगल का। जिसमें आपको बता दूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ये दो साइड हम इक्वल लेते हैं और ये साइड होती है अनइक्वल। तो इसने क्वेश्चन में क्या कह दिया है, इसने कहा है कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया है वो तो 4 है। इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड का मतलब होता है ये वाली, इसकी साइड ये वाली भुजा है 2, तो इसने कहा कि जो बराबर भुजाएं हैं, इक्वल जो साइड्स है, इनकी वैल्यू क्या होगी। तो इनकी वैल्यू थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं भाई अपनी तरफ से अगर मानते हैं तो मैंने इसको a ले लिया और इसको a ले लिया, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और 4 के बराबर रख देंगे, क्योंकि एरिया कहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया 4 है। ये क्वेश्चन में कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में कहा है कि एरिया 4 रहना चाहिए। फॉर्मूला लगा देंगे भाई इसका। फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो b की जगह लिखा जाएगा 2/4 स्क्वायर रूट के अंदर 4, a की वैल्यू तो पता ही नहीं है तो ये a की वैल्यू a² ही है, और माइनस b की वैल्यू पता है 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये एरिया 4 आएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका एरिया 4 आएगा। तो यहां से हमें क्या बताना है, a की वैल्यू बतानी है। तो आप यहां से देखेंगे ये तो कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 2 को इसको लेके आऊंगा इधर तो ये मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 4a² माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 8 के। भाई ये 1/2 है यहाँ पर, 1/2। जब 1/2 को इधर लेके आऊंगा तो 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 8 बचेगा। अब इसको हटाने के लिए क्या करूंगा, दोनों तरफ में स्क्वायर कर दूंगा, ये कर दिया मैंने स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a² माइनस 4 इक्वल टू 64 के। 4 को इधर आके प्लस कर दूंगा तो 4a² इक्वल टू 68, a² इक्वल टू 4 से डिवाइड करूंगा तो 17 आएगा। भाई 4 से करूंगा 17 आएगा, 17 चौके 68 होता है। a² की वैल्यू आई है ये a² की, तो हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, a की। तो अगर a² 17 है तो a वैल्यू हो जाएगी किसके, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, तो a इक्वल टू हो जाएगा √17 के। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आया है एसएससी में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आने के चांसेस है, क्योंकि लेवल बढ़ रहा है। आप छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में टफ मिल जाएंगे, लेकिन हम तैयारी करेंगे उसी हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन में कहा है कि अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बता देता हूं कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू है √3 के, जहां पर थीटा जो है वो 0 और 90 के इक्वल हो सकता है। तो tan 3 थीटा कितना होगा। देखो भाई, एक चीज होती है, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कभी भी आपको एक फॉर्मूला लिखा होगा sec² थीटा, अगर आपको थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने, तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहां से एक और फॉर्मूला बन के आता है, जिस फॉर्मूले पे क्वेश्चन डिपेंड है, उसको कैसे करेंगे आप देखेंगे, a² माइनस b² बन रहा है। तो जब आप स्क्वायर माइनस स्क्वायर करते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा, और ब्रैकेट में sec थीटा माइनस tan थीटा भी लिख सकते हैं। इसको मैंने a प्लस बी और a माइनस बी ब्रेक कर दिया है, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। अगर मैं आपसे कहूं कि sec थीटा प्लस tan थीटा यहीं पे रखता हूं, इस वाली वैल्यू को इधर भेज दूं, या फिर ये कहूं कि sec थीटा माइनस tan थीटा चाहिए तो इस वाली वैल्यू को इधर भेज दो, कोई भी वैल्यू आपको चाहिए उसको दूसरी तरफ भेज दो। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि sec थीटा माइनस tan थीटा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये इक्वल हो जाएगा 1/sec थीटा प्लस tan थीटा के। तो यहां से क्वेश्चन सोल्व होगा इस वाले फॉर्मूले से। कैसे होगा देखते हैं। अगर क्वेश्चन में sec थीटा प्लस tan थीटा दे दिया है तो आप sec थीटा माइनस tan थीटा नहीं निकाल सकते। sec थीटा प्लस tan थीटा आपको दिया है कि √3 है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा जो होगा वो 1 हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा के। तो कंक्लूजन क्या निकला यहां से, कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, भाई सब कुछ हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इतनी चीजें लिखनी नहीं है। sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू है √3 के, तो आप कहेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/√3 हो जाएगा। sec थीटा माइनस tan थीटा कितना होता है, 1/sec थीटा प्लस tan थीटा होता है, और इसकी वैल्यू हमें पता है कि ये थी, तो इसके अपोन में √3 हो जाएगा। बस इसको सोल्व करना है आपको। जब आप प्रैक्टिस करेंगे इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको, मैं बता दूंगा ये इतना नहीं लिखना है। कैसे, अब देखेंगे ध्यान से, हर बार यही होता है,
टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा किसके, √3 प्लस 1/√3 के। इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई +1, √3 में √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा, यानी कि 2 सेक थीटा इक्वल टू आ गया 4/√3। इस 2 को भी इधर ले आता हूं तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/√3 और डिवाइड में 2, 2 से एक बार और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2/√3 आ गया। किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है सेक थीटा की, और सेक थीटा की वैल्यू अगर √2/√3 है तो सबको पता है कि सेक 30 पे 2/√3 होता है, सेक 30 जो है वो 2/√3 होता है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री क्वेश्चन में यूज हुई है। अगर सेक थीटा इक्वल आया है 2/√3 के तो 30 की वैल्यू पे जो है 2/√3 होता है सेक थीटा। तो थीटा की वैल्यू अगर हमें पता चल गया तो क्वेश्चन में पूछा है कि tan 3 थीटा कितना होगा, तो tan 3 थीटा का मतलब तो कर देंगे थीटा की जगह हम 30 लिख देंगे क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 आई है और इसकी वैल्यू पूछी है हमसे। तो tan 3 थीटा का मतलब हो जाए 30 × 3 90 डिग्री, और ये क्या होता है, ये होता है हमारा अनडिफाइंड। tan 90 डिग्री कितना होता है, 1/0 हो जाता है और ये हो जाएगा अनडिफाइंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साइन कोस tan की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, अगर साइन कोस tan की वैल्यू याद रह जाएगी इसका मतलब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा उल्टा होगा हमारा कोस थीटा का। ठीक है, ये चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो आगे और फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज डिक्रीज हो रही है, गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% से घट रही है। 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या 10,000 थी, तो अब कितनी होगी, 2 साल पहले मतलब 2024 में, 2024 में 10,000 थी, 2025 में 10% घटी, फिर 2026 में फिर से 10% घटी है, तो 2 साल बाद कितनी रह जाएगी और कितनी थी। तो मैंने बताया जब भी आपको कभी भी 2 चीज लगातार घटानी या बढ़ानी पड़े तो वहां पर हम एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है सक्सेसिव मेथड। 20% से घटाने का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे 1/5 और घट रही है 2 साल तक, तो हम इसको लिखेंगे 5 से घट के 4 हो गई, 5 से घट के 4 हो गई, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि स्टार्टिंग में अगर पॉपुलेशन 25 लोगों की थी तो वो बाद में 16 लोगों की रह जाएगी। मैंने आपको क्लास में बताया है ये वाली वैल्यू होती है स्टार्टिंग वाली वैल्यू, ये होती है बाद वाली वैल्यू। अगर स्टार्टिंग में कहा है कि 10,000 थी तो अब कितनी होगी, यानी कि 25 की वैल्यू 10,000 दी हुई है, तो आप यहां पे कहेंगे 25 से 10,000 होने में मल्टीप्लाई हुई है 400 की, तो यहां पर भी आप मल्टीप्लाई 400 की करेंगे तो 6,400 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 10%, 20% ये आसान वैल्यू होती है, 100 लेकर के भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। यहां से कैसे करेंगे, अगर आपको ऐसे करना है कि पॉपुलेशन स्टार्टिंग में 10,000 थी, पहले साल 90 कितनी 20% से घटी है, 20% से घटी है तो 80% रह जाएगी, अगले साल फिर से 20% से घटी है तो 80% रह जाएगी। यहां से आप कर देंगे 8 × 8 6400 आ जाएगा, ये भी चल पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कभी कभी दिक्कत हो जाती है अगर आपकी वैल्यू 20% ना हो करके दशमलव में आ जाती है, वहां पे आपको फ्रैक्शन में जाना पड़ता है। यहां पर तो आसान है, जैसा आप मर्जी करना चाहें। इसने कहा है क्वेश्चन है ये डिस्काउंट से कि 3 डिस्काउंट आपको दिए जा रहे हैं 10%, 20% और 25% के, तो ये अगर एक डिस्काउंट के बराबर माना जाए तो वो डिस्काउंट कितना होगा। मतलब जैसे आप दुकान पे पहुंचे तो दुकान वाले ने आपसे कहा कि आपको 10% प्लस 20% प्लस 25% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, तो टोटल कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप 55 तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, पहला ही ऑप्शन 55 है, गलत हो जाएगा। तो डिस्काउंट कैसे होते हैं, आपको पता है कि डिस्काउंट जो है हमारा किस पे निकलता है भाई, मार्क प्राइस पे निकलता है, और सेलिंग प्राइस पे बिकता है। यही डिस्काउंट को निर्धारित करता है कि कितना उस पे मार्क प्राइस लिखा हुआ था और वो कितने का बिका है। 10% डिस्काउंट करने का मतलब है कि अगर 10 रुपए का सामान था, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा, और घटता है ना डिस्काउंट, तो 10 रुपए का सामान था तो कितने का बिकेगा, 9 का बिकेगा। 10% डिस्काउंट का मतलब है 1/10 का डिस्काउंट, यानी कि 10 रुपए अगर मार्क प्राइस है तो वो बिकेगा 9 रुपए का।
20% का डिस्काउंट करने का मतलब है 1/5 का डिस्काउंट। तो 1/5 का मतलब होगा कि 5 की वस्तु कितने में बिकेगी, 4 में बिकेगी। 25% एक और डिस्काउंट करना है, ये होता है 1/4, और 1/4 का डिस्काउंट का मतलब 4 का सामान कितने का बिकेगा, 3 का। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी सक्सेस मेथड है। 5 गुना 4 20, 20 गुना 10 200। अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 200 रुपए था तो वो कितने के बिकेगा, 4 ते 12, 12 गुना 9 वो 108 का बिक जाएगा। 200 रुपए मार्क प्राइस है और वो सामान बिका है 108 का। तो बस आपको ये बताना है कि कितना यहाँ पे टोटल डिस्काउंट हमें दिख रहा है। तो आप ये कहेंगे कितना कम हुआ, तो आप देखेंगे 92 कम हुआ है 200 से, और प्रतिशत में बताना है तो इंटू 100, ये 2 से इसको काट देगा। 2 से जब आप इसको भाग करेंगे तो 46% आएगा, क्योंकि 46 गुना 2 होता है 92। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 55 बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप इन तीनों को ऐसे जोड़ के बता रहे हो तो आप किसी दूसरी दुनिया में है। ठीक है जी, तो मैंने से क्या सक्सेस हुई। 10 से कितने का बिकेगा, 9 का। 5 का 4 का बिकेगा। 4 का सामान होगा 3 का। टोटल सामान देखा, टोटल सामान अगर 20-200 का है तो वो टोटल सामान 108 का बिका है। कितना कम हुआ है, 92। किस पे, 200 पे, क्योंकि डिस्काउंट निकलता है मार्क प्राइस पे और हमेशा नीचे मार्क प्राइस ही लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अरुण भाई साहब है, अरुण ने 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी कर ली। बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। 200 मीटर की दौड़ अगर 24 सेकंड में पूरी कर ली है तो उसकी गति बतानी है, और वो भी किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में बाद में बताएंगे, पहले उसकी गति ही निकालते हैं। गति निकालने के लिए आपको पता है कि जितनी भी दूरी होती है उसके बटे में लिखना होता है समय। ठीक है, तो लिख लेते हैं भाई, दूरी कितनी चला है, 200 मीटर। बहुत बढ़िया। समय कितना लगा है, 24 सेकंड। बस निकल गई गति। ये तो गति निकल चुकी है, लेकिन ये गति आई है मीटर प्रति सेकंड में। ये गति आई है मीटर पर सेकंड में, तो इसको हमें बदलना है किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में इसको ये भी बदल देंगे। कैसे बदलते हैं, 18/5 से गुणा करके। अगर आपके पास कोई भी चाल है, कोई भी दूरी है जो आपके पास मीटर पर सेकंड में है, अगर आप इसको 18/5 से गुणा कर देते हैं तो वो चाल निकल के आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में। ये आपको पता ही होगा। तो 5 से इसको कर देंगे 40 बार, 6 से कर देंगे 4, 6 से कर देंगे 3, और 4 से कर देंगे इसको 10। तो 3 गुना 10 आ जाएगा। तो इसकी जो चाल होगी किलोमीटर पर आवर में वो होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन 18/5 को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये क्वेश्चन है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, और इसमें आपको कहा गया है द सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 पदों का योग, 10 पदों का योग 390 है। पदों का योग कैसे निकालते हैं भाई, n पदों का योग, n पदों का योग निकालते के आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं। n पदों का योग निकालते हैं n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है n पदों का योग। तो बराबर रख देते हैं इसमें, जहां पर n का मतलब है 10। 10 कहां से आया, यहां से आया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 10 पदों का योग, तो n की जगह हम 10 लिखेंगे। पदों का योग कितना लिख देते हैं, 10, सॉरी n कितने हैं, 10 है। तो 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 का मतलब, n का मतलब तो फिर से 10 है। 10 में से 1 कम होगा तो 9, और ये d, तो ये हो गया 10 पदों का योग। और ये क्वेश्चन में कहा है कि कितना है, 390 है। तो यहां से मैंने 390 रख दिया। आपने देखा ये तो इसको 5 बार काट देगा, तो इसकी जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं 5। और मैं तो कहता हूं यहां पे मत लिखो, इसको इधर ले आओ, ये इसको डिवाइड कर देगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो इधर डिवाइड करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2a प्लस 9d इक्वल टू है 390 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 78 आएगा। 5 जो है इधर जाके डिवाइड करेगा, 390 को डिवाइड करेगा 5 तो 78 आएगा। इस बात को आप ध्यान रखना। अब इसमें और कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कुछ, लेकिन इसने कहा है कि यदि श्रृंखला का तीसरा पद भी निकालें। तीसरा पद कैसे निकालते हैं पता है आपको, याद है। तीसरा पद होता है a प्लस 2d, ये होता है तीसरा पद, ये होता है भाई तीसरा पद। जैसे तीसरा पद होता है a प्लस 2d, चौथा पद क्या होगा, a प्लस 3d, पांचवा पद क्या होगा, a प्लस 4d, 10वां पद क्या होगा, a प्लस 9d।
तो जैसे तीसरा पद है इसको हम क्या लिखेंगे, a+2d लिखते हैं, और a+2d कितना है, 19 है। यहां से हमें एक इक्वेशन यहां से पता चल गई कि ये 19 है। दो इक्वेशन हो गए हमारे पास, एक ये है और एक ये है। तो इन दोनों को सॉल्व करना है भाई आपको। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a+4d = 38 आएगा कि नहीं आएगा भाई। 2 में इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 2 में इसकी कर दी, 2 में इसकी कर दी, और इस वाले को मैं यहां ले आता हूं इसके सामने। ध्यान से देखेंगे कहां पर ले आता हूं, यहां पे लेता हूं। ये हो जाएगा 2a+, ये हो जाएगा 4d = 38 के। दोनों इक्वेशन को अगर मैं माइनस करूंगा तो ये इससे कट जाएगा। 9d में से 4d माइनस होकर के बचेगा 5d, और 78 में से 38 माइनस होकर बचेगा 40। d की वैल्यू आ जाएगी 8। 8 कैसे, 5 इधर आके डिवाइड कर देगा 40 को, तो d की वैल्यू तो आ गई 8। d क्या होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस। और d अगर हमारे पास आ गया है तो आप चाहे तो यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, जहां आपकी इच्छा है वहां रख दीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो अगर d की वैल्यू 8 में रखता हूं, यहां पे रख देता हूं मैं इस वाले में, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तो अगर इसमें मैं रखूंगा a+2d का मतलब है, d का मतलब है 8, तो 8 × 2 16 बराबर है 19 के। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, और a की वैल्यू 3 आ गई है। तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए, और प्रथम पद हम a लेते हैं। ये आपने सीरीज सीक्वेंस क्वेश्चन में देखा होगा। कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ वैल्यूज का सम निकालना है, वो आप रिवाइज करते रहना। क्वेश्चंस इससे जरूर आएंगे और आसान से ही आएंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कर लेंगे, नहीं तो आप वहां पर बैठे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो मैंने पहले कहा आपको आज क्वेश्चन 12 होने वाले हैं, 11 में करूंगा, लास्ट आप कर देना। अगर आपकी यही इच्छा है तो एक क्वेश्चन आप कर लेना। 2 आदमी हैं, उनका 960 रुपए का काम ले लेते हैं। 2 आदमी हैं, उन्होंने कहा कि भाई कुछ काम करते हैं, 960 रुपए का एक ठेका ले लेते हैं, और उसमें देखा गया कि वो एक पहले वाला उसको 16 दिन में कर सकता है, दूसरे वाला 24 दिन में कर सकता है। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं, तो तीसरे आदमी को कितने रुपए मिलेंगे। ऐसा हुआ भाई कि 2 आदमी थे, उन्होंने कहा कि भाई कुछ काम करते हैं, 960 रुपए में कुछ काम मिल रहा है, और वो काम ऐसा है कि पहला वाला आदमी उसको 16 दिन में कर सकता है, दूसरे वाला आदमी उसको 24 दिन में कर सकता है। लेकिन उन्होंने जब काम शुरू किया तो वो 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है, और वो तीनों मिलके उसको 8 दिन में खत्म कर देते हैं। तो जब तीसरे आदमी ने काम किया है तो उसका भी तो कुछ पैसा बनता होगा कि नहीं बनता होगा, वो कितना बनता है बस ये बताना है क्वेश्चन में। पहले हम लिख आएंगे, मैंने आपको कहा है कि हमेशा क्वेश्चन में टोटल वर्क और इफिशिएंसी तो जरूरी है, कर लेते हैं भाई। अगर मैं पहले व्यक्ति को ए मानता हूं तो ए इस काम को 16 दिन में कर सकता है, यहां पे लिखा है। एक आदमी है बी, ये इसको 24 दिन में कर सकता है, ये यहां पे लिखा है। और तीनों मिलके कर रहे हैं, तीनों मिलकर मतलब ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, तो ये तीनों मिलके इसको 8 दिन में खत्म कर देते हैं। तो आप कहेंगे टोटल वर्क क्या लेंगे, यहां पर इन तीनों का एलसीएम 48 आ जाएगा। अगर 48 आ गया है तो 16 का एफिशिएंसी करेंगे तो इसका एफिशिएंसी 3 आएगा, 24 से करेंगे इसकी एफिशिएंसी 2 आएगी, 8 से करूंगा तो इसकी एफिशिएंसी 6 आएगी। 48 को 12 से भाग करूंगा, 24 से करूंगा, 8 से करूंगा, तो इनकी एफिशिएंसी आएगी 3, 2 और 6। लेकिन आप यहां पे देखेंगे जब एक की वैल्यू 3 है तो यहां पर भी तो एक की वैल्यू 3 रही होगी। मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, इसमें ये कभी काम नहीं आते हैं। फिर इसके बाद आप यहां पे देखेंगे ए की वैल्यू जब यहां से पता चला कि ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी 2 है, तो यहां पर भी तो बी की एफिशिएंसी 2 होगी ना। तो फिर ये तीनों की इकट्ठा एफिशिएंसी 6 कैसे हो गई, तो आप कहेंगे सी की एफिशिएंसी 1 है। 3 और 2 और 1 मिलकर के इनकी एफिशिएंसी 6 बनेगी। ए की एफिशिएंसी यहां से पता चली है, बी की एफिशिएंसी यहां से पता चली है, सी की एफिशिएंसी कैसे पता चली मैं बता रहा हूं फिर से। अगर आप देखेंगे कि ए ने यहां पर 3 रोटी खाई है तो ए ने यहां पर भी 3 रोटी ही खाई है। बी ने अगर यहां पर 2 खाई है तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी 2 जुड़ चुकी है इसमें। लेकिन यहां पर 6 कैसे आ गया ये, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी 1 रही होगी, 3 और 2 5 और 1 6 तभी आया होगा। अगर कभी भी आप कुछ भी काम करेंगे और अगर साथ मिलके काम कर रहे हैं
तो रुपया आपका एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ जाएगा। 7 काम कर रहे हैं। एक और टाइप होता है जिसमें काम अलग अलग करते हैं, उसमें आपको काम देखना होता है कि किसने कितना काम किया है। ये क्वेश्चन है एफिशिएंसी बेस पे। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 3 लोगों ने 960 रुपए का काम लिया है, तो ये काम जो पैसा है जो बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा? ए, बी और सी में जो बटेगा वो इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से बटेगा। 3:2:1 के हिसाब से बटेगा, क्योंकि इस रेशियो में इनकी एफिशिएंसी है। तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 अगर इनका टोटल है, इसको डिवाइड करूंगा तो 160 आएगा। 160 में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 160 में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 160 में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमें इनसे क्या मतलब है? हमें तो सी का पूछा है, तो सी का आंसर हो जाएगा 160 गुना 1, यानी कि सी को कितने रुपए मिलेंगे? सी को 960 में से 160 रुपए मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग जब भी काम कर रहे हैं, क्वेश्चन आएगा ऐसे, तो आपको क्या करना है? एफिशिएंसी निकाल लेनी है सबकी, और जो काम जितना पैसा था उसमें इसको बांट देना है, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोट एंड स्ट्रीम का है क्वेश्चन। तो आपको पता है जब भी बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आएगा हम क्या करते हैं? ऊपर जाने वाली स्पीड को ऊपर लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं धारा के प्रतिकूल, अपस्ट्रीम बोलते हैं इसको, ऊपर लिखते हैं। डाउनस्ट्रीम क्या होता है? उसको नीचे लिखते हैं। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है धारा के अनुकूल, ये नीचे को जाती है तो। और बीच में लिखते हैं स्टिल वाटर, यानी कि शांत जल में पानी की जो स्पीड होगी वो यहां पे लिखते हैं। इधर हम हमेशा स्पीड ही लिखते हैं, इधर हम हमेशा क्या लिखते हैं? हमेशा हम इसमें क्या लिखते हैं? स्पीड लिखते हैं, टाइम वगैरह कुछ नहीं। तो इसने कहा देखो क्वेश्चन में कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में ऐसा होगा कि सीधे सीधे स्पीड नहीं देगा, वहां पे क्वेश्चन में सीधे सीधे स्पीड नहीं देगा, है भाई इसकी मर्जी है, क्यों नहीं देगा? क्वेश्चन में कहा गया है कि एक नाव धारा के विपरीत, यानी कि यहां पर 40 किलोमीटर जाती है 8 घंटे में। दूरी दे दी है, टाइम दे दिया है, तो दूरी बटे टाइम अगर आप करेंगे तो स्पीड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? भाई 40 किलोमीटर जाता है 8 घंटे में, तो उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ये सोच लेंगे कैसे आ गया भाई? अगर आपको कभी भी स्पीड निकालनी है, यहां पे बता रहा हूं, यहां पे देख लेंगे ध्यान से, स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में टाइम करना होता है। चाल निकालने के लिए दूरी बटे समय करते हैं, तो दूरी 40 किलोमीटर, समय 8 घंटे, तो 40 बटे 8 करूंगा तो उसकी चाल आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसने कहा नीचे जा रहे हैं धारा के अनुकूल, यानी कि अगर नीचे वाली जा रहे हैं, ऐसे नीचे वाली स्पीड निकाल रहे हैं यहां पर, तो नीचे वाली स्पीड कितनी का? 36 किलोमीटर जाता है 6 घंटे में, तो दूरी गया है 36 और समय लगा है 6 घंटे, तो यहां पर इसकी स्पीड कितनी होगी? ये वाली स्पीड होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाली स्पीड होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप यहां पे देखेंगे, हमेशा मैंने आपको बताया है कि शांत जल वाली जो स्टिल वाटर की जो नाव यहां पे लिखा है ना, जल में नाव की गति, तो ये स्पीड ऑफ बोट जो है ना, यही होती है स्पीड ऑफ बोट, इसी को बोलते हैं शांत जल में नाव की गति। स्टिल वाटर में बोट की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? वो हमेशा इसके और इसके बीच की वैल्यू होती है। तो ये 5 है और ये 6 है, तो 5 और 6 को जोड़ के अगर आधा कर देंगे आप, तो 11 का आधा कितना आएगा? 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसकी गति होती है शांत जल में, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5 किलोमीटर पर आवर। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि जल की गति कितनी है, जो धारा बह रही है जिसके साथ साथ हम सब लोग बहते जा रहे हैं, उसकी स्पीड कितनी होगी? वो इन दोनों का अंतर होता है, यानी कि जल की स्पीड होगी 0.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपको पता होना चाहिए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12 और इसको करेंगे आप। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अगर रोज 1 रुपए का ब्याज मिलता है, साल भर में रेट है 5% का, तो कितना पैसा उधार देना चाहिए? क्वेश्चन पे एक बार पढ़ेंगे ध्यान से। वह मूलधन, यानी कि वो प्रिंसिपल आपको बताना है जिस पर प्रतिदिन 1 रुपए का ब्याज मिलता है, और वार्षिक साधारण ब्याज की जो दर है वो 5% है। मतलब साल भर में रेट लगता है 5% का, और ब्याज कितना मिलता है? 1 रुपए के हिसाब अगर रोज मिलता है तो इतना तो आप कर ही सकते हैं ना, साल भर में कितना ब्याज मिलेगा? 365 रुपीज मिलेगा एक साल का ब्याज। तो क्वेश्चन में पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ABCD में से बता सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं।
वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो शेयर कर लेना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना आगे और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।